कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का नाम गूंजा करता था। उनके इशारों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी बनती और बिगड़ती थी। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन आज वही मायावती सियासी हाशिए पर खड़ी नजर आ रही हैं। फिर भी राजनीति में हार कभी स्थायी नहीं होती। मायावती ने ठान लिया है कि इस हार को हराना है। लंबा इंतजार अब खत्म हुआ, अब हाथी को फिर से दौड़ाना है। इसी सोच के साथ मायावती ने 5 बड़े नियम, 5 नए सिद्धांत और 5 रणनीतिक बदलाव तैयार किए हैं जो विपक्षी दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं, जो आगामी चुनावों में उनकी वापसी का आधार बन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मायावती की सियासी वापसी कोई साधारण कोशिश नहीं है। यह एक सुनियोजित, चरणबद्ध और जमीनी स्तर से जुड़ी योजना है जिसे महीनों से तैयार किया जा रहा है। इसका पहला चरण अब सामने आ चुका है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि मायावती सत्ता में लौटेंगी या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या वे उस दलित राजनीति को फिर से जीवंत कर पाएंगी जो आज कमजोर पड़ती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक और झटका साबित हुए। न तो पार्टी को सीटें मिली, न ही वह जनता का भरोसा जीत पाई, जो कभी बिना प्रचार के भी वोट दिला देता था। लेकिन इस बार मायावती चुप नहीं रहीं। उन्होंने हार को स्वीकार किया और इसके कारणों की गहरी पड़ताल शुरू की। यहीं से शुरू होती है उनकी वापसी की असली कहानी। इस योजना के तहत उन्होंने 5 नियम बनाए जो न केवल संगठन के लिए बल्कि कार्यकर्ताओं से लेकर उम्मीदवारों तक हर स्तर पर लागू होंगे। आइए इन नियमों पर चर्चा करें। पहला नियम, संगठन में शुद्धिकरण। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब बसपा में वही लोग रहेंगे जो निष्ठावान हैं, विचारधारा से जुड़े हैं और जमीनी स्तर पर काम करते हैं। जो लोग केवल चुनावी टिकट के लिए पार्टी में आते हैं या इसे निजी फायदे का जरिया बनाते हैं, उनका प्रवेश अब वर्जित है। इसके लिए एक जांच समिति गठित की गई है जो हर जिले से रिपोर्ट ले रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी, कार्यकर्ताओं को डराने वाले या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। सैकड़ों नेताओं की छुट्टी इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरा नियम, सोशल मीडिया पर फोकस। मायावती को अब समझ आ चुका है कि 21वीं सदी की राजनीति केवल रैलियों और दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से नहीं जीती जाती। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और यहां तक कि कांग्रेस भी डिजिटल क्षेत्र में बसपा से कहीं आगे निकल चुकी थी। लेकिन अब बसपा ने एक पूरी डिजिटल टीम खड़ी की है जिसमें ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर और सोशल मीडिया विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीम हर दिन बाबा साहब अंबेडकर, कांशीराम और मायावती के विचारों को सोशल मीडिया पर फैला रही है। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब हर मंच पर बसपा अब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तीसरा नियम, मुस्लिम दलित एकता का पुनर्निर्माण। मायावती जानती हैं कि दलित वोट बैंक अब पूरी तरह एकजुट नहीं रहा। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं ने दलित युवाओं में अपनी जगह बना ली है, वहीं मुस्लिम वोटर सपा और कांग्रेस के बीच बंट रहा है। ऐसे में मायावती ने अपने पुराने प्रयोग को फिर से आजमाने का फैसला किया है। 2007 की तरह मुस्लिम समुदाय को टिकट दिए जाएंगे और उन्हें पार्टी में नेतृत्व की भूमिका दी जाएगी। इसके लिए मुस्लिम महासभा का गठन किया जा रहा है। उन इलाकों में मुस्लिम चेहरों को आगे लाया जा रहा है जहां भाजपा का प्रभाव अधिक है, ताकि वहां का असंतोष बसपा के पक्ष में जाए। चौथा नियम, महिला शक्ति को जोड़ना। मायावती हमेशा से महिलाओं की आवाज रही है, लेकिन इस बार उनका फोकस शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर की महिलाओं को जोड़ने पर है। बसपा अब हर जिले में महिला सम्मेलन आयोजित कर रही है, जहां मायावती की उपलब्धियों जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून और बेटी बचाओ जैसे मुद्दों पर उनका रुख को प्रदर्शित किया जा रहा है। मायावती ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में
महिलाओं को 33% तक टिकट देने की कोशिश की जाएगी। 5वां नियम, बूथ स्तर पर संगठन निर्माण। मायावती को पता है कि चुनाव केवल बड़े नारों से नहीं जीते जाते, इसके लिए हर बूथ पर मजबूत उपस्थिति जरूरी है। इसलिए उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में 500 से 1000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को जीतने की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, पंचायत करेंगे, वोटर लिस्ट की जांच करेंगे और विरोधी पार्टियों की चालों को बेनकाब करेंगे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। मोबाइल ऐप्स के जरिए कार्यकर्ता अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और एक केंद्रीय टीम उनका आकलन कर रही है। दोस्तों, ये नए 5 नियम केवल घोषणाएं नहीं हैं, यह मायावती की सियासी दूसरी पारी की बुनियाद है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। उनके सामने न केवल भाजपा और सपा बल्कि चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं की चुनौती है, जिनकी भाषा आक्रामक, शैली तेज और सोशल मीडिया पर प्रभाव गहरा है। फिर भी मायावती ने अपनी सियासी जिंदगी में कई बार दिखाया है कि जब सब उन्हें हारा मान लेते हैं तभी वह जीत की इबारत लिखती है। मायावती को सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं, उन्हें लागू करना भी आता है। इसलिए इन 5 नियमों को कागजों तक सीमित नहीं रखा गया। बसपा में पहली बार इतना संगठित कार्य देखा जा रहा है। हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता एक मोबाइल नंबर पर अपनी रिपोर्ट भेज रहा है। आज कहां गए, किससे मिले, क्या प्रतिक्रिया मिली, ऊपर से नीचे तक जवाबदेही की एक प्रणाली बनाई गई है, जिसकी निगरानी स्वयं मायावती कर रही है। लखनऊ के बसपा मुख्यालय में एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां हर दिन जिलावार रिपोर्ट्स की समीक्षा होती है। किस जिले में संगठन मजबूत है, कहां कमजोरी है, किस नेता को बदलना है और किसे नई जिम्मेदारी देनी है, ये सब यहीं तय होता है। मायावती ने 2012, 2017 और 2022 की गलतियों को नहीं दोहराया। जब बड़े नेता जनता से कटे हुए थे, कार्यकर्ता हताश थे और वह स्वयं मैदान में कम नजर आती थीं। अब मायावती ने तय किया है कि वह हर जिले में जनसभाएं करेंगी, और वह भी सिर्फ चुनावी समय में नहीं। उनकी रणनीति है कि जब विरोधी पार्टियां थकें तब बसपा मैदान में रहे। यह एक तरह की रिवर्स साइकोलॉजी की राजनीति है, पहले विरोधियों को थकाकर फिर हमला करना। इस रणनीति में पुराने बसपा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है, जो कभी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन हाल के वर्षों में नाराज हो गए थे। मायावती ने स्वयं उनसे बात की, उनके सुझाव सुने और उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। कई पुराने जिला अध्यक्षों को बहाल किया गया, खासकर वे जो कांशीराम के दौर से जुड़े थे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे नारों को जमीनी स्तर पर लागू कर चुके हैं। मायावती जानती हैं कि सिर्फ पुराने चेहरों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने बसपा युवा शक्ति नाम का एक नया प्रकोष्ठ बनाया है। यह प्रकोष्ठ इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर सक्रिय है। ये युवा नेता गांवों में सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, अंबेडकर जयंती और अन्य दलित महापुरुषों की जयंती पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य दलित युवाओं को याद दिलाना है कि उनके हक की लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया और क्यों बसपा को फिर से मजबूत करना जरूरी है। खोए हुए क्षेत्रों पर नजर अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर और प्रयागराज जैसे क्षेत्र जहां कभी बसपा का दबदबा था, अब सपा या भाजपा के पास चले गए हैं। इन इलाकों में पहले सर्वे कराया गया कि बसपा की कमजोरी क्या थी और लोगों की नाराजगी का कारण क्या था। इसके आधार पर रणनीति बनाई गई। कहीं उम्मीदवार बदले गए, कहीं संगठन में बदलाव किया गया और कहीं मायावती ने स्वयं सभा करके संदेश दिया, अब की बार बसपा तैयार है। भाजपा लगातार दलित वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, चाहे वह दलितों को केंद्र में मंत्री बनाना हो या सबका साथ सबका विकास जैसे नारे हों। लेकिन मायावती की रणनीति इससे अलग है। वह कहती हैं कि दलितों को दिखावे की नहीं, अधिकारों की जरूरत है। यह अधिकार तभी मिलेगा जब बसपा सत्ता में आएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वह कोई गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। यह आत्मविश्वास ही उनके नए सियासी प्लान की पहचान है। मायावती ने अब उत्तर प्रदेश के बाहर भी नजरें गड़ा दी हैं।
पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बसपा की मौजूदगी बढ़ाने की योजना है। खासकर बिहार में, जहां दलित आबादी काफी है और चंद्रशेखर आजाद भी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती को लगता है कि अगर वह उत्तर भारत के इन 4 राज्यों में प्रभाव दिखा पाईं, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उनका दावा मजबूत होगा। मायावती की भाषण शैली पहले औपचारिक हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव आया है। अब वह खुलकर नाम लेती हैं, भाजपा, सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलती हैं। उनके भाषणों में अब दर्द और आक्रोश दोनों झलकते हैं, जो जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। वह कहती हैं, दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, लेकिन अब हम सत्ता बैंक बनेंगे। चुनौतियां और सवाल, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। क्या लोग फिर से मायावती पर भरोसा करेंगे? क्या वह युवा जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जीता है, मायावती के गंभीर और शांत व्यक्तित्व से आकर्षित होगा? इसका जवाब शायद उनकी सोशल मीडिया और युवा संगठन की रणनीति में छिपा है। मायावती अब नए जमाने की राजनीति में ढल रही हैं, जहां भाषण से ज्यादा असर रील्स और वायरल वीडियो से होता है। अब जब मायावती ने ये 5 नियम लागू कर दिए हैं, तो यह देखना जरूरी है कि इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है। क्या कार्यकर्ता सक्रिय हो रहे हैं? क्या बूथ स्तर पर संगठन मजबूत हो रहा है? और सबसे जरूरी, क्या जनता फिर से बसपा की ओर देख रही है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बागपत से शुरुआत करें, जो कभी बसपा का गढ़ था, लेकिन पिछले 2 चुनावों से पार्टी यहां गायब थी। हाल ही में बागपत में बसपा ने एक विशाल पंचायत बुलाई, जिसमें ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया। मायावती स्वयं नहीं आई, लेकिन उनके एक प्रमुख नेता ने कहा, अब हम सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई की पार्टी है। यह संदेश साफ था। बसपा की राजनीति अब एक जाति तक सीमित नहीं रहेगी। बलिया में हाल ही में बसपा के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। ये वे लोग हैं जो 1990 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हाल के वर्षों में किनारे कर दिए गए थे। उन्हें सम्मानित करने का मतलब था कि बसपा फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौटना चाहती है, जहां जमीनी कार्यकर्ता ही असली पूंजी थे। प्रयागराज में एक नया प्रयोग किया गया। बसपा की युवा इकाई ने नुक्कड़ नाटक आयोजित किए, जिनमें दिखाया गया कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, दलितों को हक दिलाए, और कैसे वर्तमान सरकारें उन्हें भ्रम में रख रही हैं। ये नाटक सोशल मीडिया पर भी डाले गए और हजारों बार शेयर हुए। मायावती को समझ आ चुका है कि आज के दौर में संदेश को सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि दिखाने से असर पड़ता है। लखनऊ में मायावती ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। पुराने ऑफिस में नई टेक्नोलॉजी लाई गई। डेटा एनालिटिक्स की एक टीम बनाई गई, जो हर विधानसभा की जातिगत, धार्मिक और आर्थिक प्रोफाइल का विश्लेषण कर रही है। यह टीम तय करती है कि किस क्षेत्र में किस तरह का उम्मीदवार उतारना चाहिए, कौन से मुद्दे लोगों को जोड़ सकते हैं और किस पार्टी की क्या कमजोरी है। यह बिल्कुल भाजपा के चुनावी मॉडल की तरह है, जहां हर सीट पर महीनों पहले से काम शुरू हो जाता है। मायावती को सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं चाहिए, बल्कि वैचारिक भीड़ को भी फिर से खड़ा करना है। इसलिए अब हर महीने बसपा के जिला कार्यालयों में सामाजिक न्याय संगोष्ठियां शुरू की गई हैं। इनमें बाबा साहब अंबेडकर, कांशीराम और अन्य सामाजिक क्रांतिकारियों के विचारों पर चर्चा होती है। ये संगोष्ठियां न केवल कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भरती हैं। बसपा की राजनीति में हमेशा अनुशासन की खासियत रही है। मायावती ने अपने नियमों में इसे और कठोर किया है। अब कोई भी पार्टी नेता बिना अनुमति के प्रेस से बात नहीं कर सकता। कोई भी सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं कर सकता। जो ऐसा करेगा, उसे तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कई जिलों के नेता पहले ही बाहर हो चुके हैं, जिससे बाकियों में साफ संदेश गया है, बसपा को नियमों से चलाना है। जनता का मूड और भविष्य चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन जनता का मूड धीरे धीरे बदल रहा है। खासकर वह वर्ग जो सपा से नाराज है, भाजपा से थका हुआ है और कांग्रेस को विकल्प नहीं मानता, वह फिर से बसपा की ओर देख रहा है। यह मायावती की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब जनता उम्मीद की नजर से देखना शुरू करती है, तब सियासत की जीत बस कदम भर दूर होती है। लेकिन मायावती जानती हैं
कि यह केवल वोट वापस लाने की नहीं बल्कि उम्मीद वापस लाने की लड़ाई है। पिछले कुछ वर्षों में बसपा के समर्थन में जो भावनात्मक जुड़ाव था वह टूट गया था। वह दर्द, वह आक्रोश जो कभी दलित आंदोलन की ताकत था, अब इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स में बिखर गया है। इस टूटे हुए आत्मसम्मान को फिर से जोड़ने के लिए मायावती ने एक छठा लेकिन अघोषित नियम जोड़ा है, सम्मान का संकल्प। हर भाषण में मायावती कहती हैं, दलितों का सम्मान हमारा पहला कर्तव्य है। यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश है जिससे वोटर खुद को जुड़ा महसूस करे। बसपा की सभाओं में अब सिर्फ भाषण नहीं होते बल्कि स्थानीय दलित डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंच पर सम्मानित किया जाता है। इससे संदेश जाता है कि बसपा सिर्फ सत्ता की नहीं, समाज के सम्मान की पार्टी है। मायावती अब वह नेता नहीं रही जो 2017 या 2020 में हारी हुई नजर आती थीं। अब वह हर सभा में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोलती हैं। वह हर विपक्षी पार्टी को उनके नाम लेकर चुनौती देती है। उनकी चौथी बड़ी रणनीति गठबंधन नहीं, आत्मनिर्भरता अब असर दिखा रही है। बसपा किसी के साथ सीट बंटवारे की राजनीति नहीं करना चाहती। मायावती ने खुलकर कहा, गठबंधन हमें कमजोर करता है, आत्मनिर्भरता ताकत देती है। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में न सपा से हाथ मिलाया न भाजपा से। अब जब 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, मायावती पूरे दमखम के साथ अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि अब बसपा में वर्क बेस्ड रिजल्ट की नीति लागू हो गई है, यानी जो नेता जितना काम दिखाएगा उतनी तरक्की पाएगा। पुराने जमाने की तरह जाति या संबंधों के आधार पर पद नहीं मिलेंगे। इसके चलते कई जिलों में पुराने नेताओं की छुट्टी कर दी गई है और युवा, पढ़े लिखे, जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को कमान दी गई है। इनमें कई इंजीनियर, वकील और सोशल वर्कर जैसे पेशेवर शामिल हैं जो राजनीति में बदलाव लाने का सपना लेकर आए हैं। मायावती ने महिलाओं के लिए 33% हिस्सेदारी का वादा सिर्फ चुनावी टिकटों तक सीमित नहीं रखा बल्कि संगठन में भी लागू किया। अब जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। खासकर दलित महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है। बसपा की भीम बहन शक्ति नामक महिला शाखा पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है। मायावती अब यह समझ चुकी हैं कि अगर उन्हें दलितों के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों को भी जोड़ना है तो उन्हें केवल जातिगत नारों से आगे बढ़कर विकास और आत्मसम्मान की राजनीति करनी होगी। इसलिए उनके भाषणों में अब जाति कम और अधिकार शब्द ज्यादा सुनाई देता है। पहले मायावती को एक गंभीर और दूर दराज की नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वह सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई देती हैं। उनकी यह नई छवि जो पहले डरी हुई नहीं बल्कि डराने वाली है, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।